नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वीडियो में दिया गया था। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.6 है, तो निम्न का मान बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है अप्रभावी जीन की आवृत्ति क्या हो। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो प्रभावी जीन की आवृत्ति यानी P बराबर जो है दिया गया है 0.6 दिया गया है। चूंकि हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि P प्लस Q इज इक्वल टू 1, यानी जो एलिल आवृत्तियां हैं ये साम्यावस्था में रहती हैं। तो यहाँ पर P का मान आपको दिया गया है 0.6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.6 प्लस Q इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q का मान निकाल लेंगे। तो Q का मान कितना आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा 0.4। तो यहाँ पर आ गया पहला आंसर आपका आ गया। क्या आ गया कि Q बराबर कितना आ गया, यानी अप्रभावी जीन की आवृत्ति कितना आंसर आ गया आपका, आ गया 0.4। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रभावी समयुग्मजी जीन की आवृत्ति बताइए। तो प्रभावी समयुग्मजी जीन का मतलब होता है यानी P²। तो P² का मान कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। तो P² का मान कितना निकलेगा, तो P² का मान हो जाएगा, चूंकि P बराबर दिया गया है 0.6, तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो P² का मान आ जाएगा 0.36। तो ये रहा आपका दूसरा मान। ये क्या हो गया कि प्रभावी समयुग्मजी जीन की आवृत्ति हो जाएगी, कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि पुनः क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विषमयुग्मजी जीन की आवृत्ति क्या होगी। विषमयुग्मजी जीन की आवृत्ति कितनी निकलेगी। भाई अभी हमने क्या पढ़ा, समयुग्मजी जीन की आवृत्ति, अब है विषमयुग्मजी जीन की आवृत्ति क्या होगी। तो विषमयुग्मजी जीन की आवृत्ति देख लेते हैं कितनी आएगी। तो विषमयुग्मजी जीन का मतलब होता है कि PQ का मान कितना आएगा। चूंकि P बराबर दिया गया है, हमें पता है 0.6 दिया गया है, इंटू Q का मान भी हमें ज्ञात है 0.4 दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। तो ये कितना मान आ जाएगा, PQ का मान आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसी में, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अप्रभावी समयुग्मजी जीन की आवृत्ति क्या होगी। अप्रभावी समयुग्मजी जीन का मतलब होता है Q²। तो Q² का मान कितना आ जाएगा, चले Q² का मान भी देख लेते हैं। तो Q² का मान कितना आ जाएगा, चूंकि Q बराबर हमें पता है 0.4 दिया गया था, मिला था हमें ज्ञात करने पर। तो इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और इसका सही जवाब हो जाएगा 16। कितना आ जाएगा 0.16 आ जाएगा। तो Q² का मान भी हमें ज्ञात हो चुका है। तो इस तरीके से हम मान निकाल लेंगे। लेकिन अब अगर हमें ज्ञात करना है कि क्या हमने जो मान निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो इक्वेशन है हार्डी-वीनबर्ग की, उसमें हम रखकर देख लेते हैं। P² प्लस Q² 2 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1 होता है। तो P² का मान कितना निकला था, P² का मान निकला था 0.36 प्लस Q² का मान निकला था 0.16 प्लस 2PQ का मान हो जाएगा 0.48 बराबर 1। अब हम ऐड करेंगे तो इसका मान भी 1 आएगा बराबर 1, मतलब ये हमारी समीकरण सही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो पिछले क्वेश्चन का
जो आंसर है वो हो जाएगा 106। 424 पराकण बनाने के लिए कितने असूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106। एक अर्धसूत्रीय विभाजन में पराकण बनते हैं 4, तो 424 पराकण बनाने के लिए इसे हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 106, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो निषेचन क्या होता है? जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं या संलयित होते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद जो है फल में कौन सा भाग बदल जाता है? तो अंडाशय होता है। फल की परिभाषा ही होती है परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। ठीक है, परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क का कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है श्वसन, दूसरा दिया गया है ए और सी दोनों, सी दिया गया है पाचन और डी दिया गया है उत्सर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर से हानिकारक अपशिष्ट एवं नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम और एमाइलेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, टाइलिन मंड का पाचन करता है एवं लाइसोजाइम जो होता है वो प्रतिजीवाणुक होता है, अर्थात जो हानिकारक कीट या फिर जीवाणु अंदर जाते हैं उनको ये मारने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग बीज में बदल जाता है? तो बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में रूपांतरित हो जाता है और जो बीजांड होता है वो बीज में रूपांतरित हो जाता है, नहीं बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीजांड। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से प्रोटीन का पाचन करता है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये दोनों जो होते हैं ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। एमाइलेज अभी हमने बताया था कि एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और सी दोनों। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं और ये जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा या हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। वसा में घुलनशील 4 होते हैं, ए डी ई के। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए डी ई के। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक है? गर्भ निरोधक का मतलब होता है जो कि गर्भधारण में रुकावट उत्पन्न करता है। कॉपर टी, माला टी, कंडोम, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये सभी चारों जो 3 चीज़ें लिखी हुई हैं ये गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं, अर्थात गर्भधारण को ये रोकने का कार्य करती हैं। ये सभी अस्थायी विधियाँ होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मनुष्य में रुधिर का रंग अगर देखा जाए तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, लेकिन इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार से कि निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन है। अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो इन प्रश्नों में परेशान हो जाते हैं। तो जल में घुलनशील बी और सी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। एडक की अगर हम बात करें तो यह वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं और विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब लिखकर कमेंट बॉक्स में करना है।
शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। हमसे जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली रोज़ नई अपडेट और लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी बायोलॉजी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जैसा कि पिछले वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया रोग जो है, इसे हम फील पाँव के नाम से या हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं। ये रोग जो है सूत्रकृमि के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग होता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो शरीर का कोई भी अंग होता है उसमें सूजन आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट में फिर से क्वेश्चन दिया गया होगा, उसका जवाब आपको अंत में देना है। तो HCl का स्राव होता है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, इसका स्राव किसके द्वारा होता है, तो अमाशय के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाशय। अगर हम अल्फा कोशिका की बात करें तो अल्फा कोशिका के द्वारा जो है ग्लूकेगन का स्राव होता है। और ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्लूकेगॉन का स्राव होता है। अभी हमने पढ़ा क्या कि ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है, इसका स्राव जो है अग्न्याशय की अल्फा कोशिका के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कोशिका। अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय के द्वारा जो है जठरस का स्राव होता है। और अगर हम बीटा कोशिका की बात करें तो इससे हम इंसुलिन का स्राव होता है। गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कोशिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव होता है। अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन की कमी से जो है हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज यानी मधुमेह रोग कहते हैं। और ये जो है हार्मोन मनुष्य की अग्न्याशय में बनता है। अग्न्याशय के अंदर पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिनका नाम होता है बीटा सेल, इनके द्वारा इनका स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्न्याशय। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है। पतझड़ का मतलब होता है ऐसी अवस्था या ऐसा मौसम जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधों के सभी पत्ते जो होते हैं या फल जो होते हैं वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो इसी को हम पतझड़ कहते हैं। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन होता है ABA। कौन सा होता है, ABA यानी एब्सिसिक एसिड जिसे हम कहते हैं। इसका छिड़काव करने से जितनी भी पत्तियां होती हैं ये सभी नीचे गिर जाती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABA। जिब्रेलिन की खोज जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है कि किसी आवृतबीजी पादप के नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 12 है। नर युग्मक यानी जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं, इसमें
n बराबर 12 हो जाएगा। तो उसके भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या, भ्रूण पोष जो त्रिगुणित होता है, तो अगर हम n बराबर 12 है तो 3n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर 12 है तो 3n बराबर 3 × 12 यानी 12 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 यानी 36। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय के द्वारा होता है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी बात की है कि बीटा कोशिकाएं जो होती हैं ये इंसुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये पाई कहाँ जाती है, अग्न्याशय के अंदर पाई जाती है। अग्न्याशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि भी होती है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हार्मोन एवं एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीटा कोशिका। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगर हम लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो इन्हें हम विषम जात गुणसूत्र के नाम से भी जानते हैं, और इनकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है, अर्थात 2 होती है। तो कोई क्वेश्चन में कोई जोड़ी की बात नहीं की गई, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। लिंगी गुणसूत्रों के द्वारा ही मेल फीमेल की पहचान की जाती है, अर्थात इनका निर्धारण किया जाता है। पुत्र का निर्धारण पिता के वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आवृतबीजी पादप के तने में गुणसूत्रों की संख्या 12 है। अब यहाँ पर जो है तने की बात कर रहा है, और तना जो होता है सदैव डिप्लॉयड होता है, यानी द्विगुणित होता है। तो द्विगुणित 2n बराबर 12 दिया गया है, तो 6 आ जाएगा n बराबर। तो नर युग्मक अगुणित होता है यानी 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है। इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 424 पराकण बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा भी है, अतः सभी लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें, और इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और अपने स्टडी ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से देख सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से लिंगी गुणसूत्र में होने वाला विकार है, यानी ऐसा कौन सा रोग है इसमें जो कि लिंगी गुणसूत्रों में उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जो है ये विकार उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टर्नर सिंड्रोम। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, अर्थात मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किस पौधे का चुनाव किया था, या इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किए थे। तो इन्होंने जो है उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उद्यान मटर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभ हेतु प्रारंभिक प्रकोष्ठ है, यानी प्रोटीन संश्लेषण की जब क्रिया प्रारंभ होती है तो उसके लिए उत्तरदायी कूट कौन सा होता है, यानी कोड कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा AUG। बाकी जो तीनों दिए गए हैं UGA, UAG या UAA, ये समापन कोडान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए AUG। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है। तो आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि
लक्षणों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो वायरस में कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीएनए अथवा आरएनए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है, किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है? तो दोहरा निषेचन में क्या होता है, इसमें प्रथम निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है तथा द्वितीय निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, और ये जो है एंजियोस्पर्म यानी आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजियोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है, अतः इन्हें हम अनावृतबीजी पादप भी कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में ही फूल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि नर पक्षी होता है, यानी जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो होता है वो कैसा होता है, विषमयुग्मजी होता है, क्योंकि इसके जीन जो होते हैं XY होता है। जबकि जो नर पक्षी की अगर हम बात करें तो नर पक्षी का जो जीन होता है वो जेड होता है, अर्थात यह कैसा होता है, समयुग्मजी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समयुग्मकी। अगर हम मादा पक्षी की बात करते हैं तो मादा पक्षी का पहला जीन जेड तथा दूसरा W होता है, अतः वो कैसा हो जाएगा, विषम युग्मकी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल है, नहीं है। आभासी फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिनकी उत्पत्ति अंडाशय से नहीं होती है, उन्हें हम आभासी फल कहते हैं। और इसमें जो आम है ये आभासी फल नहीं है, ये एक प्रकार का सत्य फल होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता क्या है कि यानी जितने भी प्राणी होते हैं एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं, इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। और ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को अपनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मंगोलियाई जड़ता कहते हैं, मंगोलियाई जड़ता या फिर इसी को हम मंगोलियन इड्रियोसी कहते हैं। और यह जो है 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में उत्पन्न होने वाला विकार, यानी जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, उसे कहा जाता है। इसमें चेहरा जो है मंगोलों की भांति हो जाता है, इसीलिए इसे हम मंगोलियाई जड़ता के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाउन सिंड्रोम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आप सभी को सही आंसर देना है। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। फाइलेरिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इसका आपको सही आंसर देना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर अगले आपको वीडियो में मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने प्रश्नों का उत्तर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में देते रहें, ताकि जो है उनकी तैयारी और भी अच्छी तरीके से हो सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी लोग अपने टेस्ट को देकर जो है अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। तो अगर हम आवृतबीजी पादपों की बात करें, मतलब जिनमें क्या होता है, जिनके बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है और इनका जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिगुणित। भ्रूणपोष एक प्रकार का भोज्य संग्रह ऊतक होता है जो कि विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन क्या होता है,
प्रथम निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है तथा द्वितीय निषेचन के पश्चात जो है भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में, क्योंकि यह आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर घड़ियाल को जो है संरक्षण प्रदान किया गया है उसे हम घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहते हैं, और यह कुकरेल जो है ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में बीटी क्या है? बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस, और यह एक प्रकार का जीवाणु होता है और इसके अंदर एक घातक जीन पाया जाता है, विषैला जीन पाया जाता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार का जीवाणु होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन क्या होता है? ऐसा जनन होता है जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और ऐसा जनन जो है मधुमक्खी में होता है। इसके द्वारा नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है। इसके द्वारा दोस्तों हमें मोम और शहद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ये क्या होता है? तो जीनी हेरफेर की प्रक्रिया जो होती है वो आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहलाती है, और इसका प्रयोग वैक्सीन निर्माण में, चिकित्सा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बीज का निर्माण होता है। तो बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो बीज जो होता है ये बीजांड में बनता है, अर्थात परिपक्व बीजांड ही बीज कहलाता है। जिस प्रकार से परिपक्व अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, उसी प्रकार से बीजांड के द्वारा बीज का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बीजांड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो ऐसी श्रृंखला जिसमें क्या होता है, एक जीव या एक पोषी स्तर का जीव दूसरे पोषी स्तर के जीव पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, और इसमें मनुष्य जो होता है वो एक प्रकार का उपभोक्ता होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है अन्य जीवधारियों पर या फिर जो है पेड़ पौधों पर आश्रित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। निभाग पाया जाता है। निभाग कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो निभाग जो है ये बीजांड में ही पाया जाता है, और ये क्या करता है, बीजांड और बीजांड वृंत का स्थान होता है जहाँ पर ये जुड़ा होता है। तो निभाग किस में पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजांड। अगर हम परागकण की बात करें तो यह पौधे में या पुष्प में पाया जाने वाला नर युग्मक होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं, और इसका निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपने टेस्ट दिया है, तो उन क्वेश्चन की संख्या आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कुल क्वेश्चन की संख्या कितनी सही हुई है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है क्वेश्चन देखते समय
कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से दिया गया है कि टाइफाइड रोग के जनक का नाम है। टाइफाइड रोग सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित करता है और यह रोग साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साल्मोनेला।